नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। हमारे साथ चर्चा के लिए बिहार चुनाव के क्योंकि नतीजे आने शुरू हो गए हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है। अभी हालांकि शुरुआती दौर है और इंतजार करना पड़ेगा पूरे नतीजों के लिए। लेकिन जो शुरुआती रुझान दिख रहे हैं उसमें जेडीयू की लॉटरी निकलती दिखाई दे रही है। मिहिर जी, हमारे साथ मिहिर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मिहिर जी, जेडीयू की नमस्कार। लॉटरी निकली हुई है और लग रहा है कि जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। अ, विक्रांत जी, हम लोगों ने तमाम शोज किए, तमाम तरीके से बिहार इलेक्शन को डिकोड करने की कोशिश की, एनालाइज करने की कोशिश की। तो हम लोगों का तो शुरू से स्टैंड रहा था कि एनडीए के अंदर सबसे बड़ी इमर्जिंग कोई विक्ट्री है, किसी की विक्ट्री अगर पर्सनल है तो नीतीश कुमार और जेडीयू की विक्ट्री है, और यही नतीजे इस बात को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये जरूर है कि जो तस्वीर आरजेडी के लिए ग्राउंड पर दिख रही थी, वो फिलहाल अभी तो शुरुआती है, बिल्कुल फाइनल तस्वीर तो नहीं कह सकते। तो वो एक सेटबैक कह सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी का पहले भी बढ़ना तय था महागठबंधन के अंदर, और वैसा ही होगा। लेकिन हाँ, एक होता है कि कोalition में आपका पार्टनर कौन है। ये देखिए, दो अलायंस का डिफरेंस समझिए। बीजेपी वहां पर नीतीश कुमार के चेहरे के सहारे चुनाव लड़ रही थी, और बीजेपी के लिए चुनाव कितना होगा, हालांकि काफी उत्साह का माहौल है। जाहिर सी बात है, अगर जीत मिलती है तो उत्साह होना बिल्कुल लाजमी है। लेकिन ये नुकसान अभी भी मैं कहूंगा माइनस, बीजेपी के लिए माइनस में है, क्योंकि बीजेपी अगर अपने पिछले परफॉर्मेंस को रिपीट कर ले तो बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी। और ऐसा फिलहाल नहीं दिख रहा है, क्योंकि 100 सीटें पर दोनों का चुनाव था, 101 सीटों पर। और फिलहाल जो सबसे बड़ा इस पूरे नतीजों से अब तक जो नतीजे आए और जो रुझान है और जो ये है, उनको देखते हुए साफ साफ लग रहा है कि इसमें क्लियर कट विनर नीतीश कुमार है। लेकिन ये नीतीश कुमार कौन से हैं? एनडीए वाले नीतीश कुमार हैं, या कुछ आने वाले समय में कुछ हो सकता है? क्योंकि हम सबको ये भी याद रखना पड़ेगा विक्रांत जी, कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाम पर नाम नुक्कड़ होता रहा, टाल मटोल होता रहा, आनाकानी होती रही, और एनडीए चुनाव लड़ रहा है नीतीश जी के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसको लेकर अमित शाह अपनी बात कहते रहे, और उसी बात को अलग अलग तरह से दोहराया जाता रहा। तो वो देखते हुए मुझे लगता है कि अभी नतीजे चाहे जो भी हो, वो हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं स्वतंत्र पर कि भाई इसमें नीतीश कुमार इज द क्लियर कट विनर, और सीएम वही रहेंगे। हम लोग का शुरुआत से ही ये कहना था, और आज ये जो नतीजे आ रहे हैं उसी दिशा में बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं विक्रांत जी। मेहर जी, लेकिन तेजस्वी यादव, अगर हम इस समय चुनाव आयोग की वेबसाइट की बात करें तो वो ये दिखा रहा है कि जेडीयू 71 सीटों पर आगे है, बीजेपी 69 सीटों पर आगे है, आरजेडी 43 सीटों पर आगे है। तो ये तो एकदम एकदम क्लियर ये दिखा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी आगे मिल करके सरकार बना चुके हैं इनके रुझानों के मुताबिक। लेकिन आरजेडी का बहुत बड़ा इल्जाम है, वो ये कह रहे हैं कि जिन सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है उनके परिणाम को अपडेट धीमे किया जा रहा है, बीजेपी और जेडीयू को ज्यादा दिखाया जा रहा है एक प्रेशर बनाने के लिए। देखिए, इसमें एक बात और भी समझने की बात होगी कि चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसको लेकर के विपक्ष के हमेशा सवाल रहे हैं, क्या? और इसको लेकर हम सबको ये भी समझना पड़ेगा कि उन सवालों के जवाब आज तक बहुत ट्रांसपेरेंट वे में मिले नहीं विपक्ष को। तो तेजस्वी यादव अगर कोई इल्जाम लगा रहे हैं, कोई आरोप लगा रहे हैं, और ये भी एक सरप्राइजिंग है कि महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही थी, 150 से ज्यादा सीटों पर, 160 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ रही थी। नहीं, 143 कितने एग्जैक्ट, 143, आरजेडी। 143, 143 पर वो लड़ रही थी। 143 में से अगर चुनाव आयोग के आंकड़े सिर्फ बता रहे हैं इतना, कि सिर्फ इतने सीटों पर आरजेडी का दिखाया जा रहा है, स्लो प्रोसेस दिखाया जा रहा है, जल्दी से अपने जो ट्रेंड्स है वो अपलोड नहीं किए जा रहे हैं, बढ़त नहीं दिखाई जा रही है, जो भी कुछ भी, तो वो कहीं ना कहीं एक शक तो पैदा करता है। अगर आप विपक्षी खेमे में हैं तो निश्चित रूप से वो उनका अपना कहना है। अब इस पर चुनाव आयोग को क्लैरिटी देनी चाहिए कि हाँ भाई, ऐसी बात नहीं है, सब जगह हम लोग समान रूप से एक प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं। पर चुनाव आयोग को अब तक कोई रिस्पॉन्स इस पर आया नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चुनाव, मतदान जब हुआ तब हम लोगों ने बात की, जब प्रचार चल रहा तब बात की, और अब काउंटिंग का डे है, आज डी डे है। इस डी डे पर ये किसके लिए वरदान है, किसके लिए अभिशाप है, ये तो फाइनल तस्वीर शायद 1-1:30 के बाद कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन जो हम लोगों का स्टैंड था वो डे वन से यही था कि जो भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे, चाहे इधर से बने चाहे उधर से बने। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी का पूरा गेम इसमें यह था विक्रांत जी, कि नंबर वन पार्टी बीजेपी हो जाए, ताकि सरकार बनाने का न्योता बीजेपी को मिले, राज्यपाल अपने हैं, और जब न्योता अपना मिलेगा तो क्या पता इस बार अपना सीएम भी बन जाएगा। तो कहानी ये थी।
विक्रांत जी। लेकिन वो कहानी नीतीश कुमार ने इन वक्त पलट दी, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव में वो एक्टिव हो गए, प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, करीब 150-200 उन्होंने सभाएं की, रैलियां की, रोड शो किया, पीएम मोदी से किनारा कर लिया। तो अब यक्ष प्रश्न ये नहीं कि नतीजा क्या होगा, वो हाँ नतीजा तो विक्रांत जी, नतीजा तो निकल कुमार ही होंगे, पर नीतीश कुमार किस रूप में होंगे, कहां से होंगे, क्या इसको लेकर कोई एश्योरेंस से कहा जा सकता है? हाँ, एक बात और याद रखिए, हाँ अगर नंबर वन पार्टी जेडीयू होती है रूलिंग अलायंस में, एनडीए में, तो निश्चित रूप से सीएम पद के दावेदार तो नीतीश कुमार पहले ही थे, दावेदार थे और दावेदार है, क्या अभी भी वो सीएम वही है। लेकिन जो बीजेपी की पूरी व्यूह रचना थी वो इस बात के इर्द गिर्द थी, उनकी रणनीति ये थी कि किसी भी तरीके से नंबर गेम में बीजेपी जेडीयू से आगे निकल जाए। हाँ लेकिन ऐसा हो नहीं सका। फिलहाल तो यही दिख रहा है, आने वाले समय में अभी 2-3 घंटों के अंदर कुछ नाटकीय उलटफेर हो जाए तो बात अलग है। तो यानी कि जो पहली जो रणनीति थी वो फेल हो गई। अब दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल बन गया है कि क्या नीतीश कुमार के साथ जो व्यवहार हुआ, क्या नीतीश कुमार उस बात को आसानी से भुला देंगे? तो हम सब नीतीश कुमार का इतिहास भी जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को नीतीश कुमार बहुत डाइजेस्ट कर पाए होंगे, हजम कर पाए होंगे। अगर हजम कर पाए होते तो निश्चित रूप से जिस रोज आपको सेकेंड फेज की वोटिंग थी 11 नवंबर को, तो उन्होंने अपना दाल भात चोखा का जो एक भोज दिया था, दावत दी थी, उस दावत में संजय झा तो थे नहीं, हाँ उसमें तो वो मौजूद नहीं थे, क्योंकि ये ठप्पा संजय झा पर लग चुका था और ललन सिंह पर भी एक हद तक। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि चूंकि ललन सिंह से नीतीश कुमार की जो दोस्ती है उसका सिलसिला बहुत पुराना है। किसी जमाने में वो काफी, मतलब उन लोग की शुरुआत ही एक तरीके से हुई, दोनों का साथ में बहुत उठना बैठना रहा, तमाम चीजों के बारे में रहा। और दोनों एक दूसरे के साथ कहते हैं कि अगर मेरी आपसे मित्रता है, बहुत खास मित्रता है और अलग से मित्रता है, तो भले ही हम लोग के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाए, लेकिन मित्रता का जो एक रिश्ता होता है वो हमेशा जुड़ा होता है, वो तार, तो वही नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच में है। लेकिन संजय झा के साथ उन्होंने जो पूरा किया हिसाब किताब वो सब जानते हैं। और इस बात का भी पूरा एक लगभग तय हो चुका था कि संजय झा अभी फिलहाल जिस भूमिका में है, तो आखिर नीतीश कुमार नाराज क्यों थे संजय झा से? नाराज इसलिए तो नहीं थे कि पार्टी के लिए बड़ा अच्छा बेहतर काम कर रहे थे, नाराज इस बात से थे क्योंकि वे बहुत हद तक बीजेपी के एक तरीके से एजेंट बन चुके थे और नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई थी। यही वजह थी कि जो खबरें आती हैं, जिन खबरों के हिसाब से कि नीतीश कुमार अब उस मशीनरी पर भरोसा नहीं कर रहे थे जो संजय झा ने क्रिएट किया था। उनका अपना सेपरेट वॉर रूम था, दो वॉर रूम थे, और वहां से मनीष वर्मा उनके बड़े क्लोज हैं, वो सब इस चीजों की मॉनिटरिंग करते थे और उसी ब्रीफिंग पर नीतीश कुमार चलते थे। हाँ। और यही वजह थी कि नीतीश कुमार ने अपना एक अलग रास्ता चुना और जिसकी खबर उन्होंने अपने पार्टी में दूसरे किसी को, जो उनके लगा कि ये लोग कंप्रोमाइज हो चुके हैं, उन लोगों को भनक तक नहीं लगने दी। और आज जो ये जेडीयू के बेहतर नतीजे आ रहे हैं, तो ये तो एक तरीके से कम बैक है। और कल पटना में पोस्टर भी लग गए थे, टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर अभी जिंदा तो है। टाइगर अभी जिंदा है ये पोस्टर लग गया और नीतीश कुमार ने ये दिखा दिया कि वाकई टाइगर अभी जिंदा भी है और टाइगर अभी बूढ़ा भी नहीं हुआ है। हाँ। और ये भी साबित कर दिया कि शेर कितना ही बूढ़ा हो जाए, शेर ही रहता है। तो अब ये एक नीतीश कुमार ने एक ऐसा ट्रम्प कार्ड चल दिया है और उस रिजल्ट ने उसकी तस्दीक कर दी है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार, चाहे इधर से चाहे उधर से, जो हम यानी लोग कहते थे, मोटा मोटी रिजल्ट उसी का रिफ्लेक्शन है। हाँ, तेजस्वी यादव के लिए एक सेटबैक हो सकता है, अभी फाइनली कहना तो जल्दबाजी है, लेकिन जैसे कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन एक बात मत भूलिए, तेजस्वी भविष्य की राजनीति कर रहे हैं। क्यों? उनकी उम्र कितनी है? 36-37 साल उनकी उम्र है। हाँ। और आप सोचिए कि एक अकेले तेजस्वी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कितने ही राज्यों के मुख्यमंत्री, कितने ही केंद्रीय मंत्री, पूरे देश के कार्यकर्ता नेता हजारों की संख्या में, और अकेला तेजस्वी लड़ता रहा। और प्रधानमंत्री जी को राहुल आप गांधी भूल से, गए, प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार पूरी, गृह बिल्कुल मंत्री बिल्कुल, जी वहां पूरा पर एकदम सबके सब खूंटा बैठे गाड़े हुए हुए थे। थे। और हाँ। तब भी अगर तेजस्वी यादव उस टफ पिच पर ऐसी फाइट दे पा रहे हैं, तो इसके लिए निश्चित रूप से मानिए कि ठीक है, राजनीति देखिए शॉर्ट टर्म गेम के लिए तो होता नहीं है, हाँ। राजनीति का एक लंबा रास्ता होता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का पिछले 25, 30, 35, 40 साल का इतिहास है, हिस्ट्री है। इसलिए आज वो सत्ता के पीक पर है और पिछले 25 साल से निरंतर किसी न किसी रूप में, ये पहले मुख्यमंत्री के तौर पर बने रहे लगातार, फिर अब प्रधानमंत्री के तौर पर बने हुए हैं। तो ये है। और तेजस्वी यंगस्टर है, अभी उनके सामने कम से कम 40 साल की राजनीति का रास्ता खुला हुआ है, और तब भी अकेले अपने दम पर, क्योंकि जब मान लीजिए आप सत्ताधारी पार्टी में हैं और केंद्र में भी काबिज हैं और राज्य में भी काबिज हैं, आपके पास रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, आपके पास सारी व्यवस्थाएं होती हैं,
और तेजस्वी तो विपक्ष में है, लगातार कई सालों से आरजेडी विपक्ष में है, और उनको उस तरीके से राहुल गांधी का सपोर्ट नहीं मिला। राहुल गांधी अचानक छुट्टियों पर चले जाते हैं, वो फिर आते दोबारा कम बैक करते हैं। तो ये खास बात देखने की है कि इसके बावजूद अगर तेजस्वी एक टफ पिच पर इतना बड़ी कड़ी टक्कर दे सकते हैं, फाइट दे सकते हैं, जहां अभी भी लोग कह रहे हैं कि हो सकता है आरजेडी ही नंबर वन पार्टी, क्योंकि आरजेडी का लगातार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो नंबर वन पार्टी का वो रही है। इस चुनाव में भी अभी तक के ताजा आंकड़ों को अगर मैं देखूं तो बीजेपी का 75 दिख रहा है, जेडीयू का 74 दिख रहा है। इस तरीके से इधर महागठबंधन में जाए तो 50 और फिर 13, फिर एक सीपीएम का दिख रहा है। अब दूसरा एक सरप्राइजिंग फैक्टर मुझे ये लगता है, एक चिराग पासवान की पार्टी का, एलजेपी-आर का, तो उसने कोर्स करेक्शन किया। और कहीं ना कहीं जैसा कि हम सब जानते हैं कि देखिए, जब भी आप चुनाव नतीजों के बारे में या चुनाव से पहले के अनुमानों के बारे में एग्जिट पोल को डिकोड करते हैं, तो आप दावे से कुछ तो कह नहीं सकते, क्योंकि हम लोग सब मानते हैं कि लास्ट में एक ही लाइन है कि जनता ही जनार्दन है। तो जनता ने तय कर दिया, और ये निश्चित रूप से अगर मैं कहूं तो इस पूरे नतीजों के जो फाइनल जब आएंगे 1-2 घंटे के अंदर, तो एक तरीके से थोड़ा सा इनाम चिराग को भी मिल गया इसमें कोई शक की बात नहीं हो सकती। जो अभी तक के ट्रेंड्स दिख रहे हैं और जो नतीजे के का हिसाब किताब दिख रहा है, उसको देखते हुए लग रहा है। और बाकी एनडीए को एज मिलता दिख रहा है, मिलता नहीं दिख रहा है, बल्कि साबित हो चुका है कि एनडीए कहां जाके टिकती है। अभी तो 168 दिखा रहा है, ठीक है, ये आंकड़े अभी घटेंगे बढ़ेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से कि एनडीए बहुमत को हासिल कर चुका है, ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक डिस्क्लेमर है, और डिस्क्लेमर ये है कि वो एनडीए है जहां नीतीश कुमार है। इसके बाद यानी कि आप समझते हैं, इसमें जो सबसे बड़े विनर हैं एनडीए को, जो एनडीए की जो फुल फॉर्म है उसमें नीतीश कुमार सबसे बड़े विनर होकर सामने निकले हैं। और जो जिस तरीके से उनके नाम की घोषणा हुई नहीं हुई, इस पर चर्चा होती रही, उन सब के बावजूद जनता के लिए जो एनडीए के समर्थक वोट बैंक है, उसके लिए नीतीश कुमार ही सब बिहार में एनडीए का मतलब नीतीश कुमार। विक्रांत जी, आपको याद होगा हम लोगों ने जब भी बातचीत की है बिहार के चुनाव को लेकर, 3 बातें हमेशा कही हैं। हाँ, पहली, कि इस चुनाव में असली विक्ट्री जो है खिलाड़ी है वो नीतीश कुमार है। हाँ, दूसरी, इस पूरे चुनाव के दौरान 20 सालों तक राज करने के बावजूद नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है। हाँ, तीसरी, कि वो सबसे बड़े नंबर्स के तौर पे वो जबरदस्त वापसी करेंगे। हाँ, ये तीनों चीज जो स्वतंत्र ने कही, वो तीनों चीज आज साबित हो गई। अब बाकी रहा सवाल, देखिए, जब आप चुनावी पूरा एक परिदृश्य बनाते हैं, एक पूरा इकोसिस्टम तैयार करते हैं गठबंधन का, तो उसमें ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका पार्टनर कौन है। हाँ, अगर गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पहिया थोड़ा सा पंचर हो जाए तो दूसरा पहिया कितनी देर तक गाड़ी को दौड़ा सकता है। तो आरजेडी के साथ दिक्कत क्या है, कांग्रेस एक बैगेज की तरह है। और यही स्थिति अगर मुझे तो अब शक है इस बात को लेकर कि जब यूपी चुनाव होगा तब क्या होगा, और समाजवादी पार्टी क्या इससे कुछ लेसन लेगी, या खुद कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं, क्या उन लोगों को मंथन करने की जरूरत नहीं है। कई मंथन सवाल है। कांग्रेस वजह कांग्रेस से क्या है मंथन तो कि आप कुछ ज्यादा ही उम्मीद नहीं कर रहे मेहर जी, क्योंकि चुनाव दर चुनाव हारते जा रहे हैं, लेकिन पार्टी की रणनीति में कोई बदलाव तो कभी देखने को मिला नहीं है। क्योंकि चक्कर क्या है कि मुझे कई बार लगता है, हालांकि राहुल गांधी ने खुद को इन्वेंट किया है, राहुल गांधी ने एक दमदार विपक्ष के नेता के तौर पर वापसी की है, इस कहने में लेकिन ये जो इनकी विपक्ष के नेता की एक दमदार वापसी का दौर होता है, वो साल में कुछ महीने दिखता है। हाँ, कुछ महीने वो नेता जो है कभी छुट्टियों पर चला जाता है, कभी उदासीन हो जाता है, कभी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की तरह दिखता है जो असमंजस में हो। वरना जिस दमदारी के साथ राहुल गांधी ने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली थी, अगर उसको मेंटेन करते तो यकीन मानिए नतीजे शायद दूसरे होते। लेकिन जैसा कि हम लोग शुरू से कहते रहे हैं कि बीजेपी आज की तारीख में भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्टोरल मैनेजमेंट टीम है, हाँ, बदल चुका है। चुनावी मशीनरी है भाई बीजेपी का वो जो चुनाव चुनाव। प्रबंधन है, हाँ, जो बीजेपी का चुनाव प्रबंधन है, उसमें विपक्ष कहीं टिकता ही नहीं। हम्म, ये तो निर्विवाद रूप से और बिहार चुनाव ने साबित कर दिया। हम्म, साबित इसलिए कर दिया कि आप देख लीजिए, जब बिहार एक स्टेट का चुनाव हो रहा था विक्रांत जी, हाँ, उसमें सारे राज्यों के, लगभग बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ गए हाँ, और उनकी व्यू रचना की गई। हम्म, रेखा गुप्ता कहाँ प्रचार करेंगी, पुष्कर सिंह धामी कहाँ जाएंगे, मोहन यादव कहाँ जाएंगे, योगी जी कहाँ जाएंगे, और केंद्रीय सबका। मंत्री सारे आ गए। और तो ये पूरा का पूरा बीजेपी बिल्कुल एक वॉर लेवल पे, बीजेपी चुनाव के लेवल को इतना एस्केलेट कर देती है कि जहां विपक्ष वहां तक पहुंच नहीं पाता। हम्म, सोशल मीडिया के जरिए आप
चुनावी युद्ध भारत जैसे विशाल देश में नहीं जीत सकते। हम्म। जिस देश में अभी भी आप गरीबी रेखा के नीचे इतने सारे लोग रहते हैं, जहाँ विकास की किरण नहीं पहुंची है, जहाँ किसी बहुतों के पास करोड़ों की आबादी के पास सरकार उनको राशन पहुंचाती है 5 किलो, तो वो स्मार्टफोन कहाँ से रखेंगे? हम्म। तो उनके आंकड़ों से अगर हम लोग चुनाव को डिकोड करने लगे तो ये गलती होती है। पर मुझे लगता है अपोजिशन इसमें कहीं ना कहीं चूक कर जाता है। तो फिलहाल तो नतीजे ये है विक्रांत जी। अब आने वाले समय में इसमें कुछ 1-2 घंटे के अंदर कुछ भारी उलटफेर हो जाए तो कहना अलग है, लेकिन द स्वतंत्र ने हमेशा से इस बात पर जोर डाला है कि इसमें से इस चुनाव का सिर्फ एक विजेता है, जिसका नाम नीतीश कुमार है। बिल्कुल, अभी तक के जी। तो यही दिखाई दे रहा है, और कुछ देर बाद जैसे जैसे नतीजे आएंगे मिहिर जी, दोबारा से हम लोग जुड़कर बातचीत करेंगे और लोगों को जी। क्या ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए। थैंक यू।